जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, स्टडी में लगे होंगे। जी हाँ, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज से ड्रीमर शुरू करने जा रहा है एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की तो हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट। यहाँ पर अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट लेकर आएंगे और आपका अध्ययन कराएंगे या आपको पढ़ाएंगे। ये हमारी गारंटी है कि अगर आपने मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज को आपने लगा लिया या आपने पढ़ लिया तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका एसएससी का कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया प्रीवियस ईयर के और वहां से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। और वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्वेश्चन समथिंग पीछे वाले एग्जाम में बने भी हैं और एक बार नहीं बना है। कोई क्वेश्चन एक बार बना है, कोई क्वेश्चन 2 बार बना है, कोई क्वेश्चन 3 बार बना है। तो ये आपको खुशी होनी चाहिए कि आज से हम मॉक टेस्ट की सीरीज चालू कर रहे हैं। मैं दीपक शर्मा आपके साथ डील करूंगा हिस्ट्री को, और हिस्ट्री में आज तक का स्कोर रहा है कि एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम बनते हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस हमारी क्लास से या क्लास नोट से हमारे फंसते हैं। एंड मॉक टेस्ट जो भी हम ऑनलाइन कराते हैं यहाँ से रिसेंटली क्वेश्चन फंसेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या है। ध्यान रखना, ये सीएचएसएल में और अन्य जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं या फिर जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में पूछा गया है, और एसएससी ने तो मोस्टली पूछा है, यहाँ तक कि इसे यूपीएससी ने भी पूछा है। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है ना। तो डिस्कस करते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस मंदिर की वास्तुकला पंचायतन शैली की है। तो देखो, मंदिर की वास्तुकला और भवन वास्तुकला से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर हम वास्तुकला की बात करें तो आप अगर आर्ट एंड कल्चर की किताब उठाकर देखेंगे तो वहां पर वास्तुकला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें हम एग्जाम की, तो ये तो एसएससी का एक एग्जाम है, बाकी आप यूपीएससी का देखेंगे तो यूपीएससी में मोस्टली वास्तुकला से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंदिर की वास्तुकला पंचायतन शैली की है। पंचायतन शैली, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक पंचायतन शैली को ही डिस्कस कर लेते हैं कि पंचायतन शैली होती क्या है। तो ध्यान रखना, जैसे कि कोई भी एक मंदिर होता है, मैं एक नॉर्मल यहां पर डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूं। अगर नॉर्मली अगर कोई मंदिर होता है तो इस मंदिर का यानी इस शैली में एक प्रमुख मंदिर होता है जो कि केंद्र में होता है। कहां होता है? केंद्र में। बिल्डिंग्स यानी कि मंदिर की जो बिल्डिंग्स है या मंदिर है उसमें एक मंदिर होता है जो कि केंद्र में होता है और उसके चारों तरफ 4 मंदिर होते हैं। यानी कि 4 मंदिर एक मुख्य मंदिर को जो कि केंद्र में होता है, जिसे हम गर्भगृह के नाम से भी जानते हैं, तो वहां पर उसे घेरे रखे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसी मंदिर को चारों तरफ से ही यानी 4 मंदिर और इसमें ऐड कर दिए जाएं तो इसको क्या कहा जाएगा? इसे पंचायतन शैली कहा जाएगा। यानी कि एक मंदिर जो कि गर्भगृह है और गर्भगृह के मंदिर को 4 मंदिर और आसपास सराउंडली इसको क्या कर रहे हैं? इसे कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मंदिर है। अब बात आती है कि किस मंदिर में, तो ध्यान रखना काशी विश्वनाथ टेम्पल। देखो पहला क्वेश्चन आया है काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना इसमें जो वास्तुकला का प्रयोग किया गया है, इसमें जो वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया है, आर्किटेक्चर स्टाइल का प्रयोग किया गया है या पंचायतन आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया है, तो उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये कौन सी है भाई? ये हिंदू है, यानी कि हिंदू आर्किटेक्चर है, यानी कि हिंदू परंपरा पर काशी विश्वनाथ मंदिर का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। आप उसमें जाकर देखेंगे तो आपको उसमें शिव यानी कि शंकर जी की जो मूर्ति होगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी, एंड उसकी जो आर्किटेक्चर होगा, उसका जो निर्माण कार्य किया गया है वो हिंदू शैली के अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है ना भाई। तो पहली अगर हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल की, तो इसमें कौन सा भाई? हिंदू शैली का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? हिंदू शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। जबकि अगर हम बात करते हैं सन टेम्पल की, यहां पर अगर हम सन टेम्पल की बात करते हैं तो भाई देखो इसमें कौन सा? इसमें कलिंग शैली का प्रयोग किया गया है। कौन सा किया गया है? कलिंग शैली का प्रयोग किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अलग अलग शैली से मंदिर बनाए गए, और अलग अलग शैली का मतलब होता है उसकी जो डिजाइन है या उसको बनाने की एक प्रक्रिया है या प्रोसेस है, उसको हम शैली के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर जो कलिंग है, कलिंग शैली से कौन सा बनाया गया है भाई? सूर्य मंदिर बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? सूर्य मंदिर बनाया गया है। अगर मैं इस सूर्य मंदिर की बात करूं
ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि जिस एग्जाम में इस सन टेम्पल से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। आप देख लीजिए। और बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, एसएससी की। और ये जो क्वेश्चन है अभी हम बात कर रहे हैं जिस क्वेश्चन की, ये एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है। किस समय पूछा गया है, 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा है, लेकिन मैंने रिसेंटली लिखा है, बाकी इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है ना। तो ये किसमें भाई, कलिंग शैली में, और ये पीसीएस यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं किसकी, बृहदेश्वर टेम्पल की, ठीक है ना, हम बात करते हैं किसकी, बृहदेश्वर टेम्पल की, तो यह जो टेम्पल है यह द्रविड़ शैली में बनाया गया है। कौन सा बनाया गया बच्चे, ये द्रविड़ शैली है। कौन सी है, द्रविड़ शैली का है। बृहदेश्वर टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो बृहदेश्वर टेम्पल किस शैली में बनाया गया है भाई, बृहदेश्वर टेम्पल द्रविड़ शैली में बनाया गया है। क्लियर है ना भाई। तो पहला हमने डिस्कस किया कि ये भी नहीं है, हम बात कर रहे हैं ये भी नहीं है, और हम बात कर रहे हैं ये भी नहीं है, तो भाई देखो होगा कौन सा, अगर हम बात करें तो होगा कौन सा भाई, ये 4th नंबर होगा, यानी कि कौन सा, दशावतार टेम्पल, ठीक है ना भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, दशावतार टेम्पल होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा, ये दशावतार टेम्पल होगा, जो कि कहां पर है, जो कि ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। कहां पर है भाई, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस में है, ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा है भाई, ललितपुर, ठीक है ना। तो ललितपुर के कहां पर है भाई, ये देवगढ़ में, ठीक है ना, ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है। और ललितपुर कहां पर पड़ता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। क्लियर है ना भाई। तो ये ललितपुर के देवगढ़ में है, और ललितपुर कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना भाई। क्लियर है। अगर हम इसके बारे में अगर बात करें तो यह किस गॉड को समर्पित है, यानी कि दशावतार की अगर बात करते हैं तो यह विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है बच्चे, विष्णु, है ना, लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु के यहाँ पर 10 अवतारों के दर्शन इसमें किए जा सकते हैं। लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार के दर्शन यहाँ पर होते हैं दशावतार मंदिर में, ठीक है ना भाई। तो इतना आपकी समझ में आया होगा। और यहाँ से क्वेश्चन जितने भी मैंने ऑप्शन आपको लिखे हैं, जितने भी ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जिसमें से कि 3 ऑप्शन, यानी कि पहला काशी विश्वनाथ है, ये भी पूछा गया है। इसके बाद अगर बात करूं सन टेम्पल ही पूछा गया है, बृहदेश्वर टेम्पल ही पूछा गया है, और दशावतार मंदिर भी पूछा गया है। तो मैं कह रहा हूं कि यहां नहीं तो आने वाली किसी और परीक्षा में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप इसे क्या करेंगे, साथ ही साथ आप अपना नोटबुक निकालेंगे, और नोटबुक निकाल कर इसे क्या करेंगे भाई, इसे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। जितने भी कोई भी क्वेश्चंस हैं या फिर किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, आपको करना क्या है, नॉर्मल सी बात है, आप बैठिए, नोटबुक निकालिए और उसको आप रीड करिए एंड उसको रिटन करिए एंड लिखिए, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, आपकी एक प्रैक्टिस बनेगी और आने वाले एग्जाम में भी आपको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा भाई, ठीक है ना बच्चे। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं, देखते हैं दूसरा कोई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि भाई बहुत बार पूछा जा चुका है, और मैंने वही क्वेश्चंस रखे हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ध्यान रखना यह क्वेश्चन कहां पर पूछा गया है, यह एसएससी सीएचएसएल 2020 का ये भी क्वेश्चन है। किसका है भाई, एसएससी सीएचएसएल का। एसएससी सीएचएसएल 2020 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अर्थात ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, एग्जाम देने से पहले हमें यह जानना जरूरी भी है। देखो, हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहला हमारा काम यह है कि हम क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करें, और रीड करने के बाद उसका आंसर दें, क्योंकि बहुत जल्दबाजी हो जाती है। जल्दबाजी में क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो गलत ही लग जाता है, और एसएससी वो क्वेश्चन पूछता है जिसमें आप कहीं ना कहीं मैच कर जाते हो, जैसे कि इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत ही करोगे, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी मोस्टली पूछता भी है। तो देखो ये क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया। पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में बात की, ये कहां पर, लाहौर अधिवेशन में। तो ये देखो, पहली बात तो यही है, ये क्वेश्चन एक आंसर तो आपको पहले ही बता रहा है कि जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव जो था, ऑन विच डेट डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन पूर्ण स्वराज टोटल इंडिपेंडेंस एट द लाहौर सेशन, यानी कि ये कह रहा है कि लाहौर सेशन में पास किया गया था। और यह कई बार पूछा भी गया है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस सेशन में लाया गया था और किस सेशन में इसे पास किया गया था। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां से निकल ही रहा है कि इसका जो प्रस्ताव था वो लाहौर सेशन में, ठीक है ना। कहां पर भाई,
लाहौर पहला तो आपका आंसर यही निकल के आ रहा है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सेशन में पास किया गया था, तो ध्यान रखना यह लाहौर सेशन में किया गया था। पहला तो यही है भाई। अब इसमें कह रहा है कि लाहौर, तो मैं पहले आपको ऑप्शन आपको बाद में बताऊंगा, टिक करूंगा, इसके बारे में कुछ आपको पहले बता देता हूं। लाहौर अधिवेशन क्यों किया गया था और लाहौर अधिवेशन क्या था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाहौर जो सेशन था यह एक वार्षिक सेशन हुआ था, ईयरली, यानी कि कांग्रेस अपना एक ईयरली सेशन लेकर आती थी। और यहाँ पर लाहौर में एक रिवर थी, इसका रिवर है जिसका नाम है रावी। रावी रिवर के नियर ही इन्होंने क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया, एक सभा बुलाई, जिसमें कि कांग्रेस के बहुत ही सीनियर जो लीडर्स थे वो भी इसमें शामिल हुए। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ उद्देश्य भी थे। अब इसमें उद्देश्य था एक साइमन कमीशन का, जो कि इंडिया में आया था। साइमन कमीशन जिसे कि हम व्हाइट कमीशन के नाम से जानते हैं। व्हाइट कमीशन जिसमें कि सारे जो मेंबर हैं वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, और ये भारत में कुछ एक्ट का रिव्यू करने के लिए आए। और जब एक्ट का रिव्यू करने के लिए यहाँ पर आते हैं, 1919 का एक एक्ट था, उसका रिव्यू करने के लिए इंडिया में आते हैं, उसकी जांच करने के लिए इंडिया में आते हैं। और जब ये जांच करने के लिए इंडिया में आते हैं तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है, यानी एक रिपोर्ट की जाती है। हालांकि मोतीलाल नेहरू इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि हम आपकी किसी भी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। अगर हम बात करते हैं मोतीलाल नेहरू की, इनके अदर लीडर जो भी थे वो भी इसके खिलाफ थे, बोले हम मानेंगे नहीं इस रिपोर्ट को। कैसे मानेंगे इस रिपोर्ट को कि इसमें कोई भी नेता हमारा नहीं है, कोई भी लीडर हमारा नहीं है, वो जो हमारे कल्चर को जान सके, हमारी संस्कृति को जान सके, ऐसा कोई लीडर हमारे पास नहीं है। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि आप हमें एक परमिशन दीजिए और हम एक रिपोर्ट बनाकर देते हैं आपको। हालांकि साइमन कमीशन ने मोतीलाल नेहरू के कहने पर परमिशन भी दे दी, लेकिन परमिशन देने के साथ साथ साइमन कमीशन की एक शर्त भी थी। और कंडीशन यानी कि शर्त क्या थी कि जो भी रिपोर्ट आप यहां पर बना रहे हो, ये रिपोर्ट जब आपकी बन जाएगी तो बनने के बाद भारत की एक एक पार्टी, ठीक है ना, भारत की एक एक पार्टी, चाहे वो छोटी पार्टी हो चाहे वो बड़ी पार्टी हो, सबको इस रिपोर्ट को मानना अनिवार्य है। और अगर कोई भी इस रिपोर्ट को नहीं मानेगा तो फिर हम इसे अस्वीकार कर देंगे। हालांकि इस शर्त के साथ साथ बहुत सारी कंडीशंस और थी, क्योंकि इस क्लास में हम सिर्फ मेजर पॉइंट्स को ही बता पाएंगे। होता क्या है कि वही हुआ जो होना था कि भारत की पार्टियों ने इसमें क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया इसे। और साइमन कमीशन ने भी इसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इस मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को। और मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को जब रिजेक्ट करता है साइमन कमीशन, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। और यहीं पर एक प्रस्ताव लाया गया कि हम भारत की आज़ादी के रूप में हम भारत की आज़ादी के रूप में प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट करेंगे, हम एक उत्सव मनाएंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हाँ हम आज से आज़ाद हैं, हम अपनी आज़ादी का उत्सव मनाएंगे। और यहीं पर अनाउंस होता है और एक प्रस्ताव लाया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये प्रस्ताव कब लाया गया और इस प्रस्ताव को कब पास किया गया, यानी कि पास कब हुआ था ये। तो मेन पॉइंट ये है कि इसे पास कब किया गया। अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसे कि इसे रावी नदी के किनारे कब इसे पास किया गया, आप यहां पर मिस्टेक करेंगे। देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है, ठीक है ना भाई। तो इसका ऑप्शन देखते हैं 15 दिसंबर 1929, जो कि हमें कहीं दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन सही होगा। इसका मतलब है ये क्वेश्चन कैसा है, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन कैसा आएगा बेटा, ये गलत आएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है। क्लियर है ना भाई। अगर हम बात करते हैं दूसरे की, तो ध्यान रखना कि दूसरा है 19 दिसंबर 1929। हाँ बिल्कुल, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 19 दिसंबर 1929 को इस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया था, पास कर दिया गया था। क्लियर है भाई। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो था ये पारित कर दिया गया, अर्थात इसे क्या कर दिया गया, इसे पास कर दिया गया। कब किया गया, एक बार और देखते हैं। इसे 19 दिसंबर 1929 को इसे पास कर दिया, लेकिन मोस्टली बच्चों ने अगर ये वीडियो देखी है तो बच्चा मोस्टली कौन सा ऑप्शन लगाएगा, 26 दिसंबर 1929 इसे लगाएगा, 26 दिसंबर 1929, ठीक है ना। क्योंकि इसमें 26 ऑफ दिसंबर आ रहा है, तो दिसंबर तो अलग चीज है, लेकिन 26 आपने देख लिया और कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी है कि हाँ भाई 26 तारीख थी और इसी तारीख को इसे पास किया गया था ना भाई। इसे पास किया गया था लेकिन मनाना शुरू किया था 26 को, ठीक है ना। पास किया था 19 तारीख को। तो क्लियर है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 19 दिसंबर, ना कि कौन सा 26 दिसंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके 3
और 4, ये दोनों ही ऑप्शन कैसे हैं, गलत हैं। जबकि अगर मैं सही की बात करूं तो कौन सा है बच्चे, सही ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ दूसरा है। कौन सा है, 19 दिसंबर। चलिए अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इससे रिलेटिव हम कुछ और अदर बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है कि बताइए भाई ये प्रस्ताव कब हुआ था। तो ध्यान रखना यहां पर 26 जनवरी को, ठीक है ना, कितने को, 26 जनवरी को, ठीक है ना, 26 जनवरी 1930 की अगर हम बात करते हैं, 26 जनवरी 1930 को हमने फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, हमने पहली बार इसे क्या किया था, इसे हमने पूर्ण स्वराज को अर्थात हमने अपनी आज़ादी का जश्न हमने पहली बार मनाया था 26 जनवरी 1930 को। और इसी दिन से पूरे हिंदुस्तान में इस दिन को आज़ादी के रूप में इसे मनाया जाने लगा। अगर हम बात करते हैं कि ये जब निरंतर यानी कंटिन्यूसली अगर ये मनाते इसे चल रहे हैं, तो यहां पर क्या हुआ कि हमारी संविधान सभा, अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो समथिंग 9 दिसंबर 1940 को, 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट सिटिंग हुई थी, यानी पहली बैठक हुई थी। तो यहां पर संविधान बनकर भी हमारा तैयार हो गया। और ये कब हुआ, 26 नवंबर को हमारा संविधान जो था ये बनकर तैयार हुआ। कब, 26 नवंबर 1940 को। कब हुआ था बच्चे, 26 नवंबर 1940 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम बात करें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनकर क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया 26 दिसंबर 1940 को। अब बात यह है कि 26 दिसंबर 1940 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तो फिर इतने दिनों से हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि 1930 से ये दिन तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि जनवरी, हमें 26 जनवरी को इसे पास करना है। तो कांग्रेस के मोस्टली जो बिगेस्ट लीडर थे, यानी कि रेस्पेक्टेबल जो लीडर थे, उन्होंने एडवाइस दी, उन्होंने सुझाव दिया कि हम अपने संविधान को 26 नवंबर को की जगह पर हम 26 जनवरी को ही पास करेंगे। और यहाँ पर वेट होना चालू हुआ और संविधान हमारा लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1947 को। कब हुआ, 26 जनवरी 1947 को। लेकिन बच्चा ध्यान रखना, ये जो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, लेकिन यहां से क्या है, उन्होंने रिपब्लिक डे को मनाना चालू कर दिया, क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ और देश कैसा बन गया, गणतंत्र बन गया, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। ठीक है ना भाई। और जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इसे कहां से भैया, देहरादून से इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना, अपने संविधान को देहरादून से पब्लिश किया था, जहां से हम खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं। क्लियर है भाई। तो इतनी जानकारी आपकी समझ में आई होगी। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। या अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये भी CHSL 2020 का पूछा गया है। हालांकि मैंने CHSL 2020 के क्वेश्चन कई उठाए हैं, क्योंकि ये CHSL 2020 मैंने इसके आगे नहीं लिखा है, जो 18 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, अगर बात करें तो 14 में भी, 13 में, यानी अगर हम बात करते हैं इसकी तो 15, 16, 17 ये कंटिन्यूसली पूछा ही गया है। ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन हमने उठाए हैं। तो ये कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष एक मसौदा तैयार किया था भारत के संविधान के लिए। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो अभी मैंने आपको सिंपल बताया था कि साइमन कमीशन आया था, कहां पर, इंडिया में आया था। तो इसी समय इसकी डेट जो फिक्स डेट होगी हमारी, वो कौन सी होगी, 1928, यानी इसका जो आंसर है वो कौन सा है, 1928। ठीक है ना। 1928 में इन्होंने एक मसौदा तैयार किया था और 8 अन्य कांग्रेस नेता थे, जिसमें के एक महत्वपूर्ण नेता थे जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम था, सुभाष चंद्र बोस। अगर मैं बात करता हूं इसमें सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस भी इसमें क्या थे, इसमें एक इंपोर्टेंट लीडर के रूप में यहां पर इसे चला रहे थे। जबकि मैं सचिव की बात करता हूं कि इसके जो सचिव, यानी पूछा गया है कि इसके सचिव कौन थे, तो भैया सीधी सी बात है, क्लियर पूछा जा रहा है कि सचिव कौन थे। तो सचिव थे आपके कौन से बच्चे, मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था, मोतीलाल नेहरू। क्लियर है ना। तो सचिव हुआ करते थे इसके कौन, मोतीलाल नेहरू, जिनके मार्गदर्शन में ही इसे क्या किया गया था, इसे बनाया गया था। ठीक है ना। पहला मसौदा यानी फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने यहां पर साइमन कमीशन के कहने पर या उसकी अनुमति पर या परमिशन पर इन्होंने तैयार किया था। ठीक है ना। क्लियर भाई। तो चलिए बात कर लेते हैं एक अलग क्वेश्चंस की, कि अलग क्वेश्चन क्या है, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
ठीक है भाई, एक बार रीड करिए और इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है भाई, सर थॉमस रो कम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्परर्स कोर्ट्स। बच्चे देखो, एम्परर कोर्ट यानी कि इसमें क्या कह रहा है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। यह भी एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। ये किसका है बच्चे, एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। कौन सा, आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो। बात करते हैं इसकी एक जर्नी की, ठीक है ना, क्योंकि देखो जब तक क्वेश्चंस के बारे में आप नहीं समझोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो पहले ऑप्शन पर टिक लगा लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो हम बात करते हैं कि देखो ये जो कैप्टन हॉकिंस थे ये कब आए, तो 1608 में इंडिया आए थे, ठीक है ना। 1608 में ये कहाँ आए थे, इंडिया। फर्स्ट टाइम लैंड हुए थे कहां पर, सूरत, और इसके बाद सूरत से ये कहां पहुंचे थे, आगरा पहुंचे थे। और आगरा में इस समय पर यहां पर एक रूल कर रहा था एक मुगल एम्परर जिसका नाम था जहांगीर। क्या नाम था बच्चे, जहांगीर हुआ करता था। क्लियर है ना भाई, कौन हुआ करता था, जहांगीर हुआ करता था, जो कि यहां पर क्या कर रहा था, यहां पर रूल कर रहा था। लेकिन बात यह है कि कैप्टन हॉकिंस इंडिया आया क्यों था, इसकी क्या प्रॉब्लम थी, या फिर ये इसके कौन सा ऐसा वर्ग था इसके लिए यहां पर इंडिया आता है, तो ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं जर्नी की, तो 1500 ईस्वी में यानी कि 1500 एडी में महारानी एलिजाबेथ, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं किसकी, एलिजाबेथ की, और एलिजाबेथ कौन सी थी, एलिजाबेथ फर्स्ट थी। तो 1500 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के ही मार्गदर्शन में या उसी के मार्गदर्शन में, गाइडेंस में एक कंपनी यानी फॉर्मेशन होता है एक कंपनी का, और ये कौन सी होती है, ब्रिटेन की कंपनी होती है, ठीक है ना। एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है और इसका नाम होता है गवर्नर, गवर्नर एंड कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी इसका नाम है। तो इसका फॉर्मेशन होता है, जो ब्रिटेन की एक व्यापारिक कंपनी थी, और ब्रिटेन की व्यापारिक कंपनी का फॉर्मेशन होता है सन 1500 ईस्वी में। ये फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि ब्रिटेन से भी व्यापार, ब्रिटेन और भारत का दोनों का व्यापार हो सके, और ये कंपनी भारत आए और भारत आकर अपना व्यापार चालू करे। होता क्या है कि एलिजाबेथ, जो एलिजाबेथ होती है, इस कंपनी को 31 दिसंबर सन 1600 को क्या देती है यार, ये दे देती है परमिशन। क्या देती है भाई, ये परमिशन दे देती है कि आप ईस्टर्न कंट्री के साथ में क्या करिए, आप व्यापार करिए, अपना ट्रेड करिए। 31 दिसंबर सन 1600 को एलिजाबेथ फर्स्ट कंपनी को परमिशन दे देती है, कंपनी को अनुमति देती है, आप जाइए और जाकर ईस्टर्न कंट्री, और विशेषकर अगर हम बात करते हैं तो भारत के साथ आप क्या करिए, व्यापार करिए। फाइनली होता क्या है कि कुछ समय बाद, अगर हम बात करते हैं कुछ समय बाद की, तो कुछ समय है कि 1603 में एलिजाबेथ की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और एलिजाबेथ की डेथ होने के बाद इसकी जगह पर सिंहासन पर बैठता है जेम्स प्रथम। कौन बैठता है, जेम्स प्रथम सिंहासन पर या गद्दी पर बैठता है। अब मैंने आपको यहां पर इतना बता दिया कि आपको परमिशन दे दी गई है 31 दिसंबर सन 1600 को, एलिजाबेथ की डेथ हो गई है, यानी परमिशन सिर्फ व्यापार की दी गई है, जाने की परमिशन अभी नहीं है। लेकिन अब जब तक भारत का क्राउन या फिर इंडियन क्राउन या इंडिया का राजा या इंडियन एम्परर से अनुमति नहीं लेंगे तब तक तो दिक्कत आएगी। होता क्या है, जेम्स फर्स्ट ने अपने एक राजदूत जिसका नाम क्या था, कैप्टन हॉकिंस, अपने राजदूत किसे, कैप्टन हॉकिंस को बुलाता है और बुलाकर कहता है कि आप जाइए और जाकर क्या करिए, बाहर जाइए और बाहर जाकर आप परमिशन लीजिए, ठीक है ना, आप बाहर जाकर
परमिशन लीजिए। और यही कैप्टन हॉकिंस आता है कब? 1608 को इंडिया यानी कि सूरत आता है, ठीक है ना। कहाँ आता है? सूरत आता है, और सूरत में आगरा आता है, आगरा में जहांगीर से मिलता है, और यहाँ पर ये क्या करता है? परमिशन लेता है। क्यों? ध्यान रखना 1608 में रूल कौन कर रहा था? जहांगीर कर रहा था, क्योंकि 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी, ठीक है ना। 1605 में किसकी डेथ हो गई थी? अकबर की डेथ हो गई थी, और रूल कौन कर रहा था? जहांगीर कर रहा था। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, ध्यान रखना। जहांगीर को बहुत सारे विशेषाधिकार, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को बहुत सारे विशेषाधिकार नहीं दिए, और कैप्टन हॉकिंस लौट जाता है कहां पर? वापस ब्रिटेन की तरफ चला जाता है, और इसकी जगह पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या होता है? सर थॉमस रो, ठीक है ना। मैं अभी थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। थॉमस रो जो था, वो थॉमस रो क्या करता है? इंडिया आता है, और यह थॉमस रो इंडिया कब आता है? 1615 एडी में, ठीक है ना। ये 1615 में आता है, और जब 1615 में आता है तो उस समय भी इंडिया में रूल कौन कर रहा था? जहांगीर कर रहा था। और ये भी किस वजह से आया था? ये परमिशन लेने के लिए आया था, ठीक है ना। जो थॉमस रो है ये भी इंडिया क्यों आया? ये भी परमिशन लेने के लिए जहांगीर से इंडिया आता है। तो आपकी समझ में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आया होगा, और थॉमस रो ने ही जहांगीर से परमिशन लेने में सफलता प्राप्त की थी। अर्थात ये जो कैप्टन हॉकिंस था, इसे परमिशन मिली नहीं थी, और इतनी नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए। थॉमस रो परमिशन लेने में सफल हुआ था। तो आपके ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने शुरू से लेके एंड तक इसको क्या किया है? डिस्कस किया है। तो बच्चों ऐसे ही आप जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। जितने भी मॉक टेस्ट आपके बीच में मैं लेकर आता हूं इतिहास के, आप जुड़े रहिए। मैं यकीनन आपको बता रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान रखना हम यहां पर करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, ठीक है ना। और हमारी क्लास मोस्टली पोस्टमार्टम क्लास के नाम से जानी जाती है। क्लियर भाई? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राचीन शहर हम्पी के खंडर। प्राचीन शहर हम्पी खंडर विजयनगर की राजधानी किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, जो कि सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2020 ने इस क्वेश्चन को पूछा है कि बताइए प्राचीन शहर हम्पी के जो खंडर हैं वो कहां पर विद्यमान हैं? बिहार। तो ध्यान रखना, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो पहला ही क्वेश्चन क्या होगा? ये ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा। बात करते हैं हम हरियाणा, ये भी गलत होगा। बात करते हैं तेलंगाना, गलत होगा। बात करते हैं हम कर्नाटका, तो कर्नाटका ये हमारा कैसा होगा? सही होगा, जिससे कि हम एंशिएंट टाइम पर हम्पी के नाम से इसे जानते थे। ये वही हम्पी है जिसे हम हस्तिनावती के नाम से भी जानते थे। और अगर रामायण काल में आप देखेंगे, अगर आपने रामायण देखी है तो रामायण काल में आपको एक किरदार नजर आएगा, और वो था बाली का। कौन सा था? बाली का किरदार नजर आएगा। और ध्यान रखना, बाली कहां रहा करता था? पंपापुर में। कहां रहा करता था भाई? पंपापुर में, ठीक है। तो हम्पी का भी प्राचीन नाम पंपा है। कौन सा है? पंपा। और पंपा से ही क्या निकाली गई? हम्पी नाम निकाला गया था, ठीक है ना। पंपा नाम से ही एक नाम निकल के आया, और वो कौन सा था? हम्पी था। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यही पंपापुर एक सरोवर था, उसी के निकट एक वानर यानी कि विशालकाय वानर, बहुत ही बलशाली बाली रहा करता था, जिसका भाई एक सुग्रीव हुआ करता था, ठीक है ना भाई। तो हम्पी को कर्नाटक के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं हम्पी के बारे में। तो ध्यान रखना, ये हम्पी कभी विजयनगर की राजधानी भी रहा करती थी। किसकी रहा करती थी बच्चे? विजयनगर की राजधानी, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो। प्राचीन शहर हम्पी के खंडर विजयनगर की राजधानी किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो भाई ध्यान रखना, कर्नाटक में है। और ये कैपिटल किसकी हुआ करती थी? विजयनगर की हुआ करती थी। अगर मैं विजयनगर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूं तो ये मेडिवल पीरियड का एक ऐसा साम्राज्य था जिसने कि बहुत ग्रोथ की थी, और अपने आप को एक चरम पर पहुंचाया था इसने, ठीक है ना। अपने आप को यह दिखा दिया था कि हमसे बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य कोई है ही नहीं। यहां तक कि इस शहर में या फिर इस साम्राज्य में फॉरेन ट्रैवलर्स आए, और फॉरेन ट्रैवलर्स ने इस साम्राज्य की बड़ी प्रशंसा की है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फॉरेन ट्रैवलर से या फिर इन पॉइंट से क्वेश्चन बनते भी हैं। बात करें हम 1336 की, तो 1336 में इसे क्या किया गया था? इसे इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि विजयनगर साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी जो स्थापना थी वो 1336 में की गई थी। अगर हम बात करते हैं इसके फाउंडर कि किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखना, फाउंडर हुआ करते थे, एक का नाम था हरिहर, और एक की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हुआ करता था कौन सा? बुक्का, ठीक है ना। हरिहर तथा बुक्का,
ये दो भाई थे, इन दोनों भाइयों ने 1336 में एक साम्राज्य की स्थापना की और इसी साम्राज्य को क्या नाम दिया गया? इसी साम्राज्य को नाम दिया गया विजयनगर साम्राज्य। क्लियर है बच्चे? अगर हम बात करते हैं इसी हम्पी के बारे में तो ध्यान रखना 1986 में, कितने में बच्चे? 1986 की अगर हम बात करते हैं तो 1986 में इसी के जो खंडहर थे इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे क्या किया गया है भाई? इसे शामिल कर दिया गया है। ठीक है ना? इसे विश्व धरोहर स्थल, ठीक है ना, विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है ना बच्चे? है ना? यूनेस्को की जो साइट है, यूनेस्को की साइट है, इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे क्या किया गया है? इसे भाई साहब इसे ऐड कर दिया गया 1986 में। क्लियर है? किसे कर दिया गया भाई? हम्पी को कर दिया गया। किसे कर दिया गया? हम्पी को किया गया। और ध्यान रखना एक बात और, इसी के साथ साथ ये जो हम्पी है इसी हम्पी को सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना भाई? सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से भी इसे जाना जाता है हम्पी को। ठीक है ना? इसे सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं करेंगे क्योंकि जितनी जानकारी मैंने आपको दे दी है वो नॉर्मली क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। बाकी हम बहुत जल्दी एक कंटेंट की क्लास लेकर आएंगे और टॉपिक वाइज आपको क्लास स्टडी कराएंगे। ठीक है ना? जिससे कि आपका जो बेस होगा वो मजबूत होगा, आपकी जो आधारशिला होगी वो बहुत अच्छी स्ट्रांग रहेगी। तो हम आपको यहाँ से डिस्कस कराएंगे। क्लियर है भाई? तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो ध्यान रखना, अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक का पुत्र था, यानी किस शासक का पुत्र था? यह क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी ने पूछा है, एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन। ध्यान रखना, अजातशत्रु अ रूलर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी वाज द सन ऑफ, यह किसका सन था, यानी किसका बेटा हुआ करता था? अजातशत्रु। तो इसका आंसर मुझे जल्दी से बताइएगा। ठीक है ना? तो मैं बताना चाहूंगा आपको अजातशत्रु जो था, अगर मैं बात करूं अजातशत्रु की, तो अजातशत्रु किसका बेटा हुआ करता था बच्चे? ये बिंबिसार का बेटा हुआ करता था। ऑप्शन 1 जो 2 है ये बिल्कुल सही है। अनिरुद्ध ये गलत है, नागदशक ये भी गलत है, उदयायन ये भी कैसा है? ये भी गलत है। और ये किसका बेटा हुआ करता था? ये बिंबिसार का पुत्र हुआ करता था। जो अजातशत्रु है ये किसका बेटा हुआ करता था बच्चे? ये बिंबिसार का पुत्र हुआ करता था। ठीक है ना? और इसी अजातशत्रु को एक और नाम से भी जाना जाता है और ये नाम कौन सा होता है बच्चे? कुणिक। ठीक है ना? इसका एक उपनाम हुआ करता था, यानी इसका एक अलग और नाम हुआ करता था, कुणिक। ठीक है ना? अजातशत्रु नॉन ऑल्सो नेम ऑफ कुणिक। ठीक है ना? तो इसे कुणिक के नाम से भी जाना जाता है, किसे? अजातशत्रु को। गुड। ध्यान रखना, ये पहला पितृहंता था। ठीक है ना? पितृहंता, फर्स्ट पितृहंता रूलर। अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये फर्स्ट पितृहंता रूलर था, क्योंकि हर्यक डायनेस्टी को पितृहंता डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पितृहंता के नाम से। यानी इस वंश में जितने भी शासक हुए, इन्होंने अपने अपने फादर की डेथ की, यानी उसकी हत्या की, और हत्या करने के बाद खुद गद्दी पर बैठे। और इस क्रम में अगर हम बात करते हैं तो पहला एक शासक आता है जिसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। इसका एक नाम हुआ करता था कुणिक। अगर हम बात करते हैं, अजातशत्रु ने एक युद्ध लड़ा था और ये युद्ध कैसा था? ये वज्जी संघ से हुआ करता था। किससे हुआ था? ये वज्जी संघ से हुआ करता था। ठीक है ना? वज्जी संघ यानी वज्जी यूनियन के, मैं बोल देता हूं वज्जी यूनियन। ठीक है ना? वज्जी यूनियन से ये युद्ध हुआ। और ध्यान रखना, इसी युद्ध में इसने यूज किए क्या? अगर हम बात करते हैं अजातशत्रु यानी कि कुणिक यूज फर्स्ट टाइम इसने यूज किया था, यूज फर्स्ट टाइम। ठीक है ना? इसने अपना कॉन्सेप्ट लेकर आया, पहली बार इसने यूज किया क्या? एक हथियार था, यानी कि हम हथियार ही कहेंगे इसे, रथमूसल। क्या था? रथमूसल। आपने देखा होगा रथमूसल, आपने बाहुबली मूवी अगर आपने देखी होगी तो बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा कि नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है उसका, मैं अभी बता दूंगा तुम्हें, कि एक रथ के आगे एक रथ है और रथ के आगे ही उसने क्या किया? चाकुओं की एक सीरीज बना रखी है, यानी कि एक सर्कल, एक चक्र सा बना रखा है चाकुओं का। ठीक है ना? और जब वो जाता है तो सामने से जो सेना आती है तो उन चाकुओं से कटकर उसकी डेथ हो जाती है सेना की, यानी सेना मारी जाती है। तो इसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट यही था और ये बाहुबली में दिखाया गया है।
तो पहला कौन सा था, रथमूसल, और दूसरे की अगर हम बात करें तो महाशिलाकंटक। इसने इस युद्ध में रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। ठीक है ना भाई, रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। आपने देखा होगा कि वल्लाल देव, सॉरी हाँ नाम याद आ गया, वल्लाल देव, वल्लाल देव ने क्या किया था कि यूज किया था रथमूसल, और इसी के साथ जब सेना इसके ऊपर अटैक करती है, इसके महल के ऊपर अटैक करती है बाहुबली की, तो ये क्या करता है कि उस पर एक महाशिलाकंटक से, यानी कि एक गुलोल जो होती है उस टाइप का होता है, और इससे वार करता है, यानी कि भारी जो पत्थर होते हैं उसमें रखकर सेना के ऊपर फेंकवा देता है। तो इसने भी इस युद्ध में इसी का प्रयोग किया था, और ये मोस्टली क्वेश्चन यूपीएससी से लेकर एसएससी तक कई बार पूछा गया है। वह कौन सा शासक था जिसने रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था पहली बार या फिर यूज किया था, ये कौन था, कौन था? आप जल्दी से ऐसे नोट कर लेंगे, यानी कि आप यहां पर आप नोट करते जाएंगे इसे जल्दी जल्दी, ठीक है ना भाई। और ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं इसी के बारे में, अजात शत्रु यानी कि फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है ना, कौन सी, फर्स्ट बुद्धिस्ट, ठीक है ना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है ये किसके समय होती है भाई, यह अजात शत्रु के समय होती है, राजगृह में। कहां होती है भाई, राजगृह में होती है, ठीक है ना भाई। राजगृह में पहली बौद्ध काउंसिल होती है किसके समय, अजात शत्रु के समय होती है। तो यहां से अजात शत्रु से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं, ठीक है ना। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना भाई। ये कह रहा है कि इन विच ईयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया लीड इन मुंबई, ठीक है ना, यानी नाउ मुंबई, आज मुंबई है, ठीक है ना। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? आप जानना चाहेंगे, ये जो गेट ऑफ इंडिया है, एक बार ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिशर्स मोस्टली किस गेट से निकलकर ब्रिटेन की तरफ रवाना हुए थे, तो उन्होंने इसी गेट से निकलते हुए रवाना हुए थे, जिसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा बच्चे, इसका आंसर है 1930 यानी कि 1913। इसके आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो आंसर क्या है, 1913, ठीक है ना। इसका आंसर है 1913, यानी कि ये 1913 में इन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी किसने, ब्रिटिशर्स ने स्थापना की थी किसकी, गेटवे ऑफ इंडिया की। अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो मैं आपको और बता देता हूं कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया किसका स्मारक है, यानी किसकी याद दिलाता है? ध्यान रखना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1911 में यानी 1911 में यहां पर भारत में एक सेलिब्रेशन हुआ था, और इसी को कहा गया था दिल्ली दरबार। क्या कहा गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है भाई। यहां पर किसका आयोजन किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, एक सेलिब्रेशन हुआ था दिल्ली दरबार का। और इस दिल्ली दरबार में पहली बार राजा और रानी, यानी कि जो ब्रिटेन के राजा और रानी थे, वो पहली बार इंडिया आए थे, जिसका नाम क्या था? अगर मैं बात करता हूं इसका नाम क्या था, तो ध्यान रखना कि इसका पहले का नाम क्या था, जो राजा था, जो क्राउन था, इसका नाम था जॉर्ज फिफ्थ। क्या नाम था? जॉर्ज फिफ्थ, या फिर इसे कहेंगे जॉर्ज पंचम। और इसी की एक वाइफ हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? क्वीन मैरी। क्या नाम था? क्वीन मैरी हुआ करती थी। तो 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जब इंडिया आए हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्हीं की याद में या इनकी स्मृति में, इनके आने की खुशी में एक गेट बनवाया, और इसी का नाम रखा गया गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है ना भाई। यहां पर आपने देखा होगा कि 1912 में, इसी की अगर बात करता हूं तो पहली बार 1912 में दिल्ली को क्या बनाया गया था? दिल्ली को कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। दिल्ली को 1912 में दर्जा दिया गया भारत की राजधानी का, जबकि पहले कौन सी हुआ करती थी? कोलकाता या कलकत्ता हुआ करती थी, और इसको कैपिटल ऑफ इंडिया का दर्जा 1912 में मिला। हालांकि इसे बनाने की अनुमति 1911 में ही हो गई थी, 1911 में ही अनाउंस हुआ था जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा, लेकिन इसे कब बनाया गया? 1912 में इसे बनाया गया था। किसे? दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। और इसकी बात करें, ठीक है ना, जॉर्ज विटेट आर्किटेक्चर की अगर बात करते हैं कि इसका आर्किटेक्चर कौन था, यानी वास्तुकार,
इसके वास्तुकार कौन थे? तो कौन थे? जॉर्ज विटेट या विंटेट, ठीक है ना। तो इसके जो वास्तुकार हुआ करते थे वो कौन थे? जॉर्ज विंटेट हुआ करते थे, और इसकी आधारशिला 1913 में रखी गई, जबकि अगर हम बात करें कि इसका निर्माण 1920 यानी कंप्लीट की अगर हम बात करते हैं तो 1924 में इसका जो कार्य था वो क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन जो वर्क था वो क्या हो गया? 1924 में बेटा इसे कंप्लीट कर दिया गया। क्लियर भाई? तो यहां हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। देखते हैं, माधवपुर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मेला या फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, जो कि एसएससी ने पूछा भी है इसे, कि माधवपुर मेला कहां पर मनाया जाता है और किस वजह से मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, इस माधवपुर मेले का जो आंसर होगा वो होगा क्या? गुजरात होगा। क्या होगा बच्चे? गुजरात होगा, ठीक है ना। माधवपुर मेले का राइट आंसर होगा गुजरात, और गुजरात में भी किस डिस्ट्रिक्ट में? पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर बच्चे? पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। कहां किया जाता है? पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में इसे क्या किया जाता है बच्चे? सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? माधवपुर मेला। जो माधवपुर कहां पर है? पोरबंदर में है। कहां पर है भाई? पोरबंदर में है। और ध्यान रखना, यहां पर सेलिब्रेट में कृष्ण और रुक्मणी, कृष्ण और रुक्मणी की पूजा होती है, और इनकी जो मूर्ति होती है, कृष्ण और रुक्मणी की जो मूर्ति होती है, इसे पूरे गांव में या पूरे शहर में घुमाया जाता है, और श्रद्धालु यानी लोग वहां के इनको नमस्कार या इनकी पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद इस उत्सव को या इस मेले को वो क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर बच्चे? आज के लिए इतना ही, यानी इस सेशन में हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट यानी कि इसकी नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे बहुत जल्दी ही। आप इसको नोट कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपके काम में आने वाला है, ठीक है ना भाई। जय हिंद बच्चों।